नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी कि आखिर क्यों सेना के शौर्य पर सियासत हो रही है। इसके बाद बात करेंगे चोरी के बेखौफ इरादों की, जिसके सामने पुलिस पस्त नजर आ रही है। फिर बताएंगे आपको कि कैसे कचरे की मदद से पानी की बर्बादी को रोका जा रहा है। वहीं बात सिरोही की होगी, जहां जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। फिर बात होगी एक ऐसी खेती की जहां खेती के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आपको मरुधरा की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां कांटों की वजह से गुल महफूज है। आखिर में बात होगी ख्वाजा के तबर्रुक की, जिसे जायरीन अपने साथ लिए बगैर नहीं जाते। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, जो लोकसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव अभियान चलाएगी। जयपुर में भी कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की बैठक में प्रचार को लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस करेगी आक्रामक चुनाव प्रचार, केंद्र की विफलताओं को बनाएगी मुद्दा, 400 आम सभाओं से बीजेपी पर साधेगी निशाना। कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की पहली बैठक में चुनाव अभियान को लेकर मंथन किया गया। इस मंथन में आक्रामक चुनाव प्रचार की नीति अपनाने का फैसला किया गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनाव प्रचार की रणनीति पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस के प्रचार की रणनीति। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी 400 आम सभाएं। कांग्रेस ने तैयार की चुनाव अभियान की आक्रामक रणनीति। 7 संभागों में राहुल गांधी की सभाएं होंगी। पहले फेज में 7 संभागों में छात्रों, युवाओं और किसानों के सम्मेलन होंगे। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए 5-5 नेताओं का समूह बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी के 5-5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वरिष्ठ नेताओं के ग्रुप बना के हर लोकसभा क्षेत्र के बूथ के कार्यकर्ताओं का 5 दिन के अंदर पूरे राजस्थान में हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार का जो आगाज होगा, राजस्थान में राहुल गांधी जी को हमने अनुरोध किया है कि वो 7 संभागों में आम सभाओं को संबोधित करें। महिलाओं के दृष्टिकोण में कांग्रेस पार्टी का विचार हमेशा साफ है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं और लोकसभा में इस बार पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी 33% का जो हमारी मांग थी उसको नहीं किया गया। और बातों पे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का ध्यान भटकाया। चुनाव प्रचार में कांग्रेस केंद्र और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी। चुनाव प्रचार सामग्री में केंद्र की विफलताओं वाले बैनर, पोस्टर तैयार होंगे। ऑडियो विजुअल प्रचार सामग्री में तीखे नारों के जरिए भाजपा पर निशाना साधा जाएगा। चुनाव अभियान समिति की बैठक में नेताओं ने प्रधानमंत्री पर राफेल, बेरोजगारी और पिछले चुनाव में किए गए अधूरे वादों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने का सुझाव दिया है। इन सुझावों को बुधवार को समिति में पेश किया जाएगा। समन्वय समिति चुनाव अभियान के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। तो अब की बार क्या शौर्य से होगी सियासी नैया पार? सवाल इसलिए क्योंकि अब सेना के बलिदान पर भी सियासत हो रही है, और वो भी तब जब चुनाव आयोग ने पहले ही सियासी पार्टियों को इससे किसी भी तरह के सियासी फायदे न लेने की बात कही है। सेना के साहस की सराहना कीजिए, उनके बलिदान को नमन कीजिए, मगर सियासत मत कीजिए। चुनाव आयोग के साफ साफ सभी सियासी दलों को निर्देश हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है जरा वो भी देख लीजिए। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा के इस पोस्टर को देख लीजिए। सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, लेकिन इसके जरिए सियासत से भी नहीं कतरा रहे। ये राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने पोस्टर लगाए कि हमारा फौजी दूसरे से सीमा पर रहकर और गोली का सामना करता है, तो हम उनको एक मान सम्मान देने के लिए पोस्टर क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं? किसने लगाया? एक सांसद उनका सम्मान कर रहा है, क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, ये कोई राजनीतिकरण नहीं है।
ये फौजियों का सम्मान की बात है, ये राजनीतिकरण नहीं है। सियासी पंडितों की माने तो इस बार रामचरण बोहरा की डगर आसान नहीं है। ऐसे में एयर स्ट्राइक वाले सीजन में सैनिकों के साहस का प्रदर्शन कर उसका राजनीतिक फायदा तलाश रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने बोहरा के इस कदम की आलोचना जरूर की है। सैनिकों का तस्वीर और ये हम प्रचार में नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही पालन करती है आचार संहिता। वहीं कांग्रेस को बोहरा ने बैठे बिठाए हाथ में गरम मुद्दा थमा दिया है, क्योंकि बीजेपी शहीदों पर सियासत न करने का सबक दे रही है। लेकिन अब बीजेपी के सांसद ही शहीदों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। स्ट्राइक में लड़ने के लिए ना तो एमपी रामचरण बोहरा गए थे, ना प्रधानमंत्री जी गए थे, जाएगी सेना ही, ना हम गए थे। आप अपनी उपलब्धियां बताइए। इस देश में अब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोग सवाल करेंगे प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से कि आपने जो चुनाव के वक्त वादे किए थे, गंगा सफाई का आपने वादा किया था, राम मंदिर बनाने का आपने वादा किया था, धारा 370 हटाने का, ना धारा 370 हटी, ना राम मंदिर बना, ना गंगा की सफाई हुई, ना महंगाई रुकी, ना पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ और बल्कि महंगा हो गया। हालात बहुत खराब है। इधर पोस्टरों में सैनिकों की तस्वीरों को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। संबंध में चुनाव आयोग ने, हमने भी इसमें निर्देश जो इन्होंने जारी किए हैं कि इसका किसी भी प्रकार से जो इस्तेमाल नहीं किया जाए और इस तरह की जो भी हमारे पास जानकारी आएगी, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उसके हिसाब से हम इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप हटवाने की कवायद करेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसा भी आपने जानकारी में लाए हैं कि इस तरह के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, तो अभी जो है मैं जिला कलेक्टर जयपुर को कहूंगा इसके अंदर जो है तुरंत कार्रवाई शुरू करें। सैनिकों की तस्वीरें गली चौराहों पर लगाकर रामचरण बोहरा चौबीजी से छब्बीजी बनने चले थे, मगर दुबेजी बनकर रह गए हैं। उनके इस कदम की चौतरफा आलोचना हो रही है और पार्टी में उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही है और न ही जनता का कहीं समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जाहिर है बोहरा के टिकट पर संकट बरकरार है और पार्टी में वो अलग थलग पड़ गए हैं। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए बात करते हैं अब रोडवेज के कर्मचारियों की, जो सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा? इनकलाब जिंदाबाद। तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा? प्रदर्शन, विरोध और नाराजगी की तस्वीरें रोडवेज कर्मचारियों की हैं। गुस्सा फूटा है उस वादे पर जो झूठा निकला है, क्योंकि सरकार ने इन रोडवेज कर्मचारियों की आशाओं और विश्वास का माखौल उड़ाया है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर महीने में रोडवेज कर्मचारियों की 23 दिनों तक हड़ताल चली। मांगों को पूरा करने का सरकारी वादा किया, लेकिन वादा जब झूठा निकला तो अब वादे के मारे कर्मचारी अपना दर्द कुछ यूं बयां कर रहे हैं। पिछले साल 17 सितंबर से 23 दिनों तक चली इस हड़ताल से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ था। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को यात्रा के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़े थे, क्योंकि हड़ताल के दौरान रोडवेज की करीब 4000 से ज्यादा बसों के पहियों पर ब्रेक लग गया। राज्य सरकार गई और प्रदेश में 17 सितंबर 2018 को गहलोत राज का आगाज हो गया। अब तक 80 से ज्यादा दिन बीत गए हैं, लेकिन आज भी इनकी मांगे पूरे होने की बाट जोह रही है। तो आज कह रहा हूँ, ऐसी प्लानिंग में लेकर आ रहा हूँ, टाइम लगता है। रोडवेज को डुबो दिया। कर्मचारी जानते नहीं कि रोडवेज को बर्बाद कर गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कर्मचारियों को भी लाभ देंगे, राजस्थान की जनता को भी लाभ देंगे, किराए भी नहीं बढ़ाएंगे और ऐसी बड़ी प्लानिंग में कर रहा हूँ जिससे रोडवेज फायदे में भी आ जाएगी। आज वो खुद मंत्री हैं सरकार में, सरकार आए हुए 4 महीना हो गया, आज वो उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले वो लोगों से इसलिए वादे कर रहे थे कि उनको वोट चाहिए था। आज जब वो खुद सरकार में है और सक्षम है, खुद उस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन वो निर्णय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कभी भी कर्मचारियों, किसानों और बेरोजगारों का हितैषी रही ही नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल वोट लेने के लिए राजनीति करती है। और ये आशा की थी कि जब नई सरकार आएगी तो उससे कुछ उम्मीद होगी, परंतु ये लग रहा है कर्मचारी ठगे से महसूस कर रहे हैं और आज हालात के जस के तस हैं। आज भी ये उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं, तो कर्मचारी सोच रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं कि बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। जनता ही जनार्दन होती है। चुनाव के समय जनता को सिर आंखों पर बैठाया जाता है। सियासी समर के दरमियान जो भी मांग हो सब जायज लगती है, लेकिन चुनाव हुए, सत्ता मिली और सभी वादे धरे के धरे रह गए। अब एक बार फिर आचार संहिता लग गई है। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों के वादे फिलहाल अधूरे ही रहेंगे। ऐसे में सरकार से नाराज कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं, झूठा है तेरा वादा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और अब बात प्रदेश की कानून व्यवस्था की, जिसका हाल बेहाल है। चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस तफ्तीश का जुमला उछालती रह जाती है। शहरियों में पुलिस के प्रति गहरी नाराजगी है। जगह 3, तस्वीर 3, लेकिन एक जैसी वारदात। बेखौफ चोर है और बाइक चोरी है। एक जगह शोरूम से बाइक उड़ा ली गई और एक जगह वनकर्मी की बाइक चोरी कर ली गई और एक जगह ऑफिस के बाहर से बाइक उड़ा ली गई। तीनों जगह बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सबसे पहले बात दौसा की। मुंह पर सफेद कपड़ा बांधकर ये चोर इस शोरूम में सेंध लगाता है और देखिए कैसे चंद मिनटों में इस काले रंग की बाइक को लेकर चलता बनता है। बाइक चोरी की ये वारदात शोरूम में लगे 4 सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। तस्वीरें दौसा की लालसोट की है, जहां सोमवार रात को चोर ने एक बाइक शोरूम से चोरी किया। अंदर घुसे हैं चोर और 3:15 बजे बाहर हो गए थे। 3:15 बजे के आसपास? हाँ। तो ये कुछ नकदी वगैरह भी गई है? नकदी नहीं गई। गाड़ी? हाँ, गाड़ी गई है। 2-3 बैटरियों के उन्होंने लिए, एक तो बाहर मिल गई और 2 नहीं। अब सिरोही में बाइक चोरी देखिए। अब सिरोही के इस सीसीटीवी को देखिए। सोमवार रात 8:27 का वक्त है। ये चोर पहले रेकी करता है और फिर आराम से इस बाइक को लेकर फरार हो जाता है। जिसकी बाइक चोरी की गई वो एक वन कर्मचारी बताया जा रहा है। लेकिन बीकानेर में चोर की हिमाकत तो देखिए। ऑफिस के बाहर ये बाइक खड़ी है। यहाँ पर पहले ये चोर इधर उधर देखता है और मौका लगते ही इस बाइक को चोरी कर आराम से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस इन सीसीटीवी की मदद से इन शातिर चोरों की तलाश कर रही है। लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो होशियार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे शातिर बाइक चोर आपकी बाइक भी ले उड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में पानी की कमी को देखते हुए सालों पहले राज्य सरकार ने इजरायल की तर्ज पर बूंद बूंद सिंचाई योजना शुरू की थी। अब इस योजना को उदयपुर के एक सरकारी स्कूल के अध्यापकों ने अपनाकर अपने स्कूल में पौधारोपण किया है। कचरे से हो रहा कायाकल्प, बोतलों से हो रहा कमाल, नौनिहालों से खेती का हुनर सीख रहे किसान, ऐसी सोच को सलाम। बूंद दर बूंद बोतल चढ़ाई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है, अस्पताल की जगह पाठशाला है और बेड पर बीमार मरीज की जगह यहाँ जमीन पर पौधे मरीज हैं। जी हाँ, उदयपुर के इस सरकारी स्कूल में ड्रिप सिंचाई की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पताल के कचरे में पड़ी ग्लूकोज की खाली बोतलें पाठशाला की बगिया को संवार रही है। तो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल वेस्ट जाती है, उनको हमने यहाँ पे गार्डन में यूज़ किया है और पानी जब छुट्टी रहती है तब हमने पानी पिलाने का भी उसका काम किया और जब छुट्टी होती है तो पौधे प्यासे ना हो और उनको जब सूख नहीं जाए उसके लिए हमने बोतल का यूज़ किया है। हर एक स्कूल में एक गार्डन है, उसी तरह से हमारे स्कूल में गार्डन नहीं था तो हमारे सर का इच्छा थी कि हमारे स्कूल में भी एक गार्डन हो, तो उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि एक एक पौधा लेके आओ। तो सभी बच्चे अपने अपने घर के पास से आसपास से ढूंढ के पौधे लेके आए, तो हमने स्कूल में लगाया और उसी के ऊपर ग्लूकोज की बोतलों को लगा दिया ताकि बार बार पानी नहीं चढ़ाना पड़े और छुट्टी के दिन भी आराम से उनको पानी मिले। जो ड्रिप सिंचाई के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था पानी की बचत करने वाली एक उन्नत तकनीक है, जिसमें बूंद बूंद पानी पौधे की जड़ में पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था में पानी की जरा सी भी बर्बादी नहीं होती है। पानी की एक एक बूंद कितनी जरूरी है, स्कूल में इसका सबक तो सिखाया ही जा रहा है। साथ में जो बच्चे पौधों की देखभाल कर रहे हैं, उन पौधों को देखभाल करने वाले बच्चों का नाम भी दिया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनवाखेड़ा में अधिकतर कृषक खेतीहर परिवारों से संबंधित विद्यार्थी है। हमारे पास जगह की कमी थी और सरकारी विद्यालयों में कई बार छुट्टियों के कारण भी स्कूल कुछ समय के लिए बंद भी रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक रूप से आजकल जो चल रहा है जैविक कृषि,
और बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन, जो राजस्थान की परिस्थिति के हिसाब से हमने इजराइल से ये टेक्निक ली है। और यहाँ पर अगर बच्चे अभी से इस चीज़ को करेंगे तो जब भी अपने गाँव में, अपने घरों में जाएंगे और कभी कृषि के क्षेत्र में अगर ये व्यवसाय को अपनाते हैं, या अभी भी अपने घर वालों को गाइड कर सकते हैं कि कम से कम पानी में, कहते हैं पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग होगा। इसमें तुलनात्मक रूप से उर्वरक फर्टिलाइजर्स का भी कम उपयोग होता है और सस्ती पड़ती है। स्थानीय विद्यालय के बच्चों के सहयोग से यहाँ जो है किचन गार्डन डेवलप किया है, और इसमें जो है हमने अस्पताल से ग्लूकोज की जो वेस्ट बोतलें थी उनको ला करके इनका सदुपयोग करके, और इन बच्चों को भी ये तकनीक सिखाई है कि भाई इस तकनीक के माध्यम से आप घर पे भी पौधे लगा सकते हो। और कुछ पौधे बच्चे अपने घर से लेके आए, कुछ हमारे टीचर्स के घर पे भी थे, वो लेके आए और यहाँ पौधे जो है डेवलप किए। बेशक बच्चों की पहल, अध्यापकों का प्रोत्साहन काबिले तारीफ है, तभी किसान भी सिंचाई की इस तकनीक को जानने का जतन कर रहे हैं, उन्हें खेती में अपनाने की सोच रहे हैं ताकि पानी बर्बाद ना हो और खेती भी खिलखिला उठे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। अगर आप अपनी सेहत को लेकर सचेत हैं, अगर आप बाजार में बिकने वाली जहरीली सब्जियों से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अब मिट्टी में नहीं होगी खेती, अब खेत में नहीं होगी खेती, अब हल की जरूरत नहीं होगी, अब घर पर ही होगी खेती, अब जमीन पर नहीं, अब पाइप में होगी खेती, अब हाईटेक होगी खेती, अब आ गया खेती का हाईटेक हाइड्रोपोनिक युग। सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा कि भला बिना मिट्टी, बिना खेत कैसे संभव है खेती, लेकिन मिट्टी जो फसल की शक्ल में सोना उगलती है वो पुराने दिनों की बात हो गई, क्योंकि खेती में नया हाईटेक युग शुरू हो गया है जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक युग। वो युग जो किसानों का कायाकल्प करेगा। जी हाँ, हाइड्रोपोनिक युग से खेती करने वाले किसानों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। देखने में आपको ये साधारण पाइप जरूर लग रहे होंगे, लेकिन इन साधारण पाइप में असाधारण को सफल अंजाम दिया जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा ना? जमीन मिट्टी में नहीं, पाइप में सब्जियां उगाई जा रही हैं। कैसे, वो पहले सुनिए। ये राजस्थान में हाइड्रोपोनिक यूनिट की पहली बार स्थापना की जा रही है, जिसमें स्थानीय मटेरियल को काम में लिया गया है। इसकी लागत भी बहुत कम है और आने वाला जो भविष्य है वो हाइड्रोपोनिक खेती का है, क्योंकि ज़मीन की उपलब्धता बहुत कम है और ज़मीन में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती और लागत ज़्यादा आती है। जो लोग हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बता दे, इजराइल की तर्ज पर की जाती है खेती। खेती के लिए प्लास्टिक के पाइप स्टैंड लगाए जाते हैं। नारियल के छिलके से खाद बनाई जाती है। इसके बाद खाद को पाइप में डाला जाता है। पाइप में जगह जगह छेद कर दिए जाते हैं। पाइप के छेदों में पौधे लगा दिए जाते हैं। मिट्टी की जगह घुलनशील पोषक तत्वों को पानी के साथ पाइप में प्रवाह किया जाता है। इसमें 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आता है। साधारण पाइप के अंदर पोषक तत्वों से भरपूर पानी का प्रवाह किया जाता है और इसमें पौधे लगाए जाते हैं। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इससे हाइड्रोपोनिक से सब्जी तैयार होगी वो पोषक तत्वों से भरपूर होगी। उसमें कीटनाशकों का उपयोग कम से कम किया जाएगा, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होगी। जी हाँ, न खेत में हल चलाने का झंझट और न ही बीज बोने का बोझ। इतना ही नहीं, हाइड्रोपोनिक खेती से बिना मिट्टी पौष्टिक सब्जियां पैदा की जा सकती हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक वाली सब्जियां
बिना पेस्टिसाइड के पैदा होती हैं। सामान्य सब्जियों के मुकाबले कई गुना जरूरी पोषक तत्व होते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं। एक साल में 5 बार सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। और सामान्यतः जो भी पत्तियों वाली सब्जियां होती है वो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। यानी एक साल में हम 5 बार इसमें सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की बीमारी के चांस नहीं होते। यानी जो जमीन का जगह हमने पानी यूज लिया तो पानी कंटामिनेटेड नहीं होता, उसको ट्रीट करके डालते हैं हम, तो भूमि जनित जो रोग है वो बिल्कुल फ्री होगा इसमें। कोटा कृषि विश्वविद्यालय में इन दिनों कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि खेती की ये आधुनिक तकनीक हाड़ौती के नौजवानों के सपनों को साकार कर सकती है और मरुधरा की पहचान बदल सकती है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में मनमोहक म्यूजिकल फाउंडेशन शो का आयोजन हुआ, जिसकी शो की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसमें RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी मौजूद रही थी। रूपाई अंबानी स्क्वायर में संगीत के साथ रंग बिरंगे फव्वारों के शानदार शो को भारतीय सेना और पुलिस के जवानों के परिवारों को समर्पित किया गया। बता दें, धीरूभाई अंबानी स्क्वायर जियो वर्ल्ड सेंटर का हिस्सा है, जो एक विश्व स्तरीय बहुउपयोगी सुविधाओं से लैस है। इस स्क्वायर का उद्घाटन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पिछले सप्ताह 7 मार्च को किया था, जिसमें अलग अलग संस्थाओं के 2000 बच्चों ने खाने के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ उठाया था। एंड द एंटायर रिलायंस परिवार, नमस्कार। Good evening and a very warm welcome to each and every one of you. Let us all invoke Lord Krishna and seek his blessings. Jai Shri Krishna, Jai Hind. भारत की मिट्टी में भक्ति भी है और शक्ति भी। आज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत करे। आज विश्व भर में भारत को जो मान सम्मान मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहादुर सेना। Your courage, your bravery, your ultimate sacrifice keeps our nation and our families safe every day. The Ambani family and the entire Reliance family salutes our forces and your families. और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आज भी अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।